set a well-defined collection of distinct ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है, आप क्लास 11th या 12th में पढ़े होंगे कि सेट के एलिमेंट जो होते हैं जनरली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। तो एलिमेंट यहाँ पर इसीलिए यहाँ कहा गया है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसके सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ vowels in English alphabet, इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब ये कलेक्शन आपको देखना है कि सेट है कि नहीं है। अब ये कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो जाएगा तो सेट हो जाएगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। तो आप चेक कीजिए ये वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड होने के लिए वेल डिफाइंड ये होता है कि अगर हम किसी पर्सन से पूछ रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं तो वो कलेक्शन यही कलेक्शन बताए, मतलब वो बताए कि ए ई आई ओ यू होता है। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं वो भी यही कलेक्शन बताए, तीसरे से पूछते हैं तो वो भी यही बताए। इन जनरल किसी भी पर्सन से हम पूछते हैं, किसी भी कंट्री में जाके पूछते हैं, यही कलेक्शन बताए, तो ये कलेक्शन अपना क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड हो गया तो ये क्या हो गया? सेट। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब हम एक पर्सन से पूछ रहे हैं वो कुछ दूसरा बता रहा है, दूसरे पर्सन से पूछ रहे हैं कुछ दूसरा बता रहा है, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। कलेक्शन वेल डिफाइंड जब होगा जब सभी लोग वही कलेक्शन बताएं और कहीं भी किसी भी कंट्री में हम जाके पूछे और कलेक्शन वही अगर बताया जाए तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ एग्जांपल सेकंड कलेक्शन ऑफ 3 बॉलीवुड एक्टर्स। अब 3 बॉलीवुड एक्टर्स का कलेक्शन लेना है। ठीक है, चलो हम अगर रमेश से पूछते हैं कि तुम 3 बॉलीवुड एक्टर्स का कलेक्शन बताओ, तो रमेश कहेगा अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार। अगर हम सुरेश से पूछते हैं कि 3 बॉलीवुड के एक्टर्स का कलेक्शन बताओ, तो कह देगा रणबीर कपूर, अनुपम खेर, शाहरुख खान। अब देखो यहाँ पर अभी हम 2 ही पर्सन से पूछे हैं और वो अलग अलग बता रहे हैं, मतलब ये तो कुछ दूसरा कलेक्शन बता रहा है और ये दूसरा कलेक्शन बता रहा है। क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा? नहीं होगा। तो ये जब कलेक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं होगा तो ये सेट कैसे होगा? तो इज नॉट सेट। तो अब आपको यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन
समझ में आया होगा क्या होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स जो कलेक्शन में एलिमेंट मतलब सेट में जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा यहाँ पर ए ई आई ओ यू, तो जो ए है, ई है, आई ओ यू है, ये सब क्या है? सेट के एलिमेंट्स या मेंबर है, या इन्हीं को कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ये सब अलग अलग है, मतलब ए दूसरा है, ई दूसरा है, आई दूसरा है, तो ये हो गया डिस्टिंक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये भी सेट पर ही डिफाइंड होता है। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम डिफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल से इसको और क्लियरली समझ पाएंगे। पहले डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी बी any two set, any two set, then A cross B equals A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। मतलब ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे? कंपोनेंट वाइज ऑर्डर्ड पेयर में। अब ए जो पहला कंपोनेंट होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा। अब इस ए क्रॉस बी को हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। If A and B be any two set, then A cross B equals to ordered pair AB is called Cartesian product of A and B। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अब मान लो सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी में 2 and 4 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मुझे निकालना क्या है? ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये कैसे निकलेगा ये मुझे देखना है। तो अब इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, तो हमको क्या करना है? जो पहला एलिमेंट है 1, पहला एलिमेंट जो सेट ए का है 1 है, इसको फिर पहले 1 के साथ लेते हैं तो 1, 2 के साथ लेते हैं तो 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 को इसके साथ, 1 को 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 1 4। ऐसे 2 को 2 के साथ, तो 2 2, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, ऐसे 3 को पहले 2 के साथ लेंगे, फिर 3 को 4 के साथ, ऐसे 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ। तो अब आपका जो सेट ए था इसमें कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4, और इसमें 2 और 4 थे। और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट आए? 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4 4 2 4 4। मतलब अब आपको निकालने का तरीका पता हो गया होगा कैसे हम निकालते हैं। पहले 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, तो 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3
4 और इसमें 2, तो इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। लेट A and B be any two sets and R is said to be relation on set A to B if R is subset of A cross B, that is R कोरिलेशन जब कहेंगे जब R सबसेट हो किसका? A क्रॉस B का। तो यहां से रिलेशन आपको इसका डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। तो रिलेशन किस पे डिफाइंड होता है? सेट पे डिफाइंड होता है। तो सबसे पहले तो मुझे सेट चाहिए, तो आपका एक सेट ये है, इसमें 3 एलिमेंट है, नहीं 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है और बी कोई है, बी में 2 एलिमेंट रखते हैं, 2 3, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्या होगा अपना? ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। तो 1 का 2 के साथ 1 2, फिर 1 का 3 के साथ 1 3, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर ऐसे 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। तो 3 2 और 3 3, फिर 4 2 4 3, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब मैं अगर लिख दूं R इक्वल टू क्या है, कोई सेट ए है 1 2 1 3 1 4, 1 4 नहीं 2 2 3 ले लो, 2 3 ये। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा? तो आप चेक कीजिए क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। आपको सबसे पहले चेक करना होगा आर सबसेट है ए क्रॉस बी का कि नहीं है। अगर सबसेट है तो रिलेशन है, अगर सबसेट नहीं है तो ये रिलेशन नहीं होगा। अगर सबसेट होगा तो रिलेशन होगा, अगर सबसेट नहीं होगा तो रिलेशन नहीं होगा। तो 1 2 इसमें है, 1 3 इसमें है, 2 3 भी इसमें है। तो R क्या हो गया? R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, हेंस R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं जो रिलेशन नहीं है। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, रिलेशन हम ये ले लेते हैं 1 5 1 5। अब आप बताएं हमें ये रिलेशन है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, R को सबसे पहले दिखाना होगा कि A क्रॉस B का ये सबसेट है। तो क्या आप दिखा पा, मतलब यहाँ पर क्या ये सबसेट हो रहा है? अब देखो इसमें 1 5 है, क्या इसमें 1 5 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं R इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, hence R is not relation from A to B। इस प्रकार से R रिलेशन नहीं होगा A to
ए से बी में आर रिलेशन नहीं होगा। तो आप देखें एक एग्जांपल जो रिलेशन था और एक जो रिलेशन नहीं है। तो ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल हुआ। अब आपके लेवल पे क्या आता है, थोड़ा हम इसको और बेसिक से ऊपर चल रहे हैं। तो देखो सेट तो हम यही लेते हैं। अब ये रिलेशन दो डिफरेंट सेट पे हो गया। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिलेशन सेम सेट पे पूछा जाता है और इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस पे अब इस पे ज्यादा समय देने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं, ये आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। तो हम चलते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रिलेशन ऑन सेट ए, और उसको क्या कह देते हैं, बाइनरी रिलेशन। रिलेशन रिलेशन ऑन सेट ए। ऑन सेट ए मतलब हमको कोई ए सेट दे देता है और उस पे हमको रिलेशन चेक करना होता है, और इसी को कह देते हैं, या आप कह सकते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन ये क्या होता है, अब यहाँ पर दो डिफरेंट सेट थे, लेकिन यहाँ पर कोई एक सेट आपको ए दिया होगा और उस पे आपको रिलेशन चेक करना होगा। इसी पे पूरा मतलब पूरे क्वेश्चन इसी पे पूछे जा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इसी बाइनरी रिलेशन पे डिफाइंड है। तो हम देखते हैं बाइनरी रिलेशन होता क्या है। लेट ए बी any set and R is said to be relation on set A if R सबसेट हो किसका, ए क्रॉस ए का। और मैंने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए को भी दिखाया है एक एग्जांपल के थ्रू। तो हम एक एग्जांपल यहां पर भी लेते हैं। एग्जांपल वही रहेगा सेम, ए इक्वल टू क्या है 1 2 3। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा आपका, हमें बताएं। ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा 1 1। क्यों, क्योंकि दूसरा सेट भी क्या है 1 2 3। अब 1 1 के साथ 1 2 के साथ 1 3 के साथ, तो 1 1 1 2 1 3, फिर दूसरा एलिमेंट 1 के साथ 2 के साथ फिर 3 के साथ, तो 2 1 2 2 2 3। फिर तीसरा एलिमेंट क्या होगा 3 1 के साथ 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। ये 3 1 3 2 3 3। तो अब आपका एक रास ए मिल गया। अब हम कोई रिलेशन आपको देते हैं और रिलेशन आपका ये है, चलो आर आपको इस तरह से दिया है ए कामा बी टाइप का, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू इवन नंबर, इवन a plus b is even number, is even number। अब आपके रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अब देखो इसमें रिलेशन में इस प्रकार से ए बी आएंगे कि उनका सम ए प्लस बी क्या हो
इवन नंबर हो। तो अब यहाँ पर देखो ये भी ए बी टाइप का एलिमेंट है, ये सब क्या है ए बी टाइप के एलिमेंट है। अब इसमें चेक करो कि कौन कौन से एलिमेंट आपके रिलेशन में आएंगे। तो रिलेशन में आने के लिए कंडीशन क्या है कि उन दोनों एलिमेंट का सम इवन नंबर होगा, मतलब होना चाहिए। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, जो कि इवन नंबर है, ये आपके रिलेशन में आ जाएगा। फिर 1 + 2 क्या हो गया 3, जो कि ऑड नंबर है, ये आपके रिलेशन में नहीं आएगा। ऐसे 1 + 3 4, ये आपके रिलेशन में आएगा। फिर 2 + 1 3 नहीं आएगा। फिर 2 2 ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा। तो आपके रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1 1 1 3 और 2 2 और 3 1 और 3 3। तो आपका जो रिलेशन हुआ आर वो क्या हुआ 1 1, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 1 3 2 2 3 1 3 3। तो ये क्या हो गया रिलेशन ऑन सेट ए इज रिलेशन ऑन सेट ए। अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो आपका आर है ये सबसेट है किसका ए क्रॉस ए का, क्योंकि आर के जितने भी एलिमेंट है तो कहां से आ रहे हैं ए क्रॉस ए से आ रहे हैं। तो आर क्या है सबसेट, और रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो सबसेट होना चाहिए। तो आपने अभी तक देखा सेट, रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली जो आपके बीएचयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर पूछे जाते हैं। आपसे वो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सेट दे देंगे और उस पे रिलेशन आर डिफाइन कर देंगे और आपसे पूछेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं एक एक करके। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है RELN का मतलब क्या होता है रिलेशन, शॉर्ट में हम लिख दिए। फिर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा ये देखेंगे और उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा ये देखेंगे। ठीक है, तो अब इन जनरल हम तीनों डिफिनेशन एक साथ देते हैं। लेट ए बी एनी सेट and R be the relation on set A। तो पहला आपको डिफाइन करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब ये क्या होता है, अब ए मान लो कोई सेट है जिसमें एलिमेंट ए बी सी ऐसे इस टाइप के आ रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट
ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब फॉर ऑल ए, जितने भी सेट के एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पर ए सेट का एलिमेंट है तो ए कामा ए भी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। बी सेट का एलिमेंट है तो बी कामा बी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ऐसे सी सेट का एलिमेंट है तो सी कामा सी भी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो उस रिलेशन को हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एग्जांपल सेट ये है 1 2 3, ठीक है। एक कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बताएं क्या होगा। तो आप अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी सेट यही होगा 1 2 3। तो मैंने बताया था इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस तरह से हो जाता है। तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 का 2 1 2 1 2 2 2 3, फिर ऐसे 3 1 3 2 3 3, ठीक है, ये होगा। अब अगर कोई रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, रिलेशन आर आपका ये है और आपसे ये पूछ रहा है क्या रिफ्लेक्सिव होगा, 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 एंड 1 कामा 3। अब आपको चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। अब देखो सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, मतलब 3 एलिमेंट आ रहे हैं आपके सेट में। तो अब 1 आ रहा है तो इसका पेयर रिलेशन में आना चाहिए, तो इसका पेयर भी रिलेशन में आ रहा है। ऐसे 2 सेट में आ रहा है तो इसका पेयर कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे 3 सेट में बिलोंग करता है तो इसका पेयर कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो ये भी है। इसके अलावा यहाँ का कोई भी एलिमेंट आ सकता है, लेकिन जितने सेट में एलिमेंट है उन सारे के पेयर यहाँ पर होने चाहिए। तो ये अगर सारे के पेयर यहाँ पर होने हैं तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर इनका कोई भी पेयर छूट जाता है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अब ये देखिए, ये रिलेशन हमको बताइए क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, आप हमको बताइए। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्यों 1 यहाँ पर सेट ए में है लेकिन इसका पेयर रिलेशन में नहीं है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे आप देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, 10+2 लेवल में आपने पढ़ा होगा, बस केवल समझाने के लिए। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ ए कामा ए बी आपके रिलेशन आर में आ रहा है तो देन बी कामा ए भी आपके रिलेशन में आना चाहिए। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए कामा बी आपके रिलेशन में है
तो आपको प्रूफ क्या करना होता है, चेक क्या करना होता है, आपको देखना ये होता है कि बी कामा ए हमारे रिलेशन में है कि नहीं है। अगर ए कामा बी आपके रिलेशन में है और बी कामा बी आपके रिलेशन में आ जाता है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल इसके लिए भी देख लेते हैं, ए वही से ले लो 1 2 3, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है और रिलेशन मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूं और आप बताइए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब आप इसको बताइए क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप देखिए 1 2 यहाँ पर आ रहा है, मतलब ए बी रिलेशन में आ रहा है, तो क्या हो, हमको प्रूफ क्या करना होता है, बी ए भी रिलेशन में आना चाहिए। तो अब देखो बी ए का मतलब क्या, 2 1 भी रिलेशन में है, ऐसे इसके लिए 2 3, तो अब ए बी मतलब ये, तो बी ए मतलब ये 3 2, ये भी रिलेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं कुछ इसको इस तरह से लिखूं, इसमें और एक एलिमेंट ले लेता हूं 1 3, अब आप बताइए क्या सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पर 1 3 तो आ रहा है आर में, लेकिन 3 1 आर में नहीं है, 3 1 आर में नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या होता है, ये इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो हमको अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में, तो हमको देखना क्या होता है, हमको देखना होता है कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर में कि नहीं। अगर ए सी आर में हो जाता है तो हम कह देंगे ये रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। देन ए कामा सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। अब इस पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो सेट वही ले लो, ए वही सेट है 1 2 3 और आर कोई रिलेशन है इस तरह से 1 3 3 2 1 2। अब इसको आप बताएं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कामा सी मस्ट बिलोंग टू आर। तो यहां पर आप देखिए 1 कामा 3 आर में है और 3 कामा 2 आर में है, मतलब ए बी बी सी आर में है, तो हमको प्रूव क्या करना है, ए सी बी आर में होगा। तो यहाँ पर ये बी ये सी, इसको अगर इस तरह से देखें, ये ए ये बी ये सी ये बी ये सी, अगर इस तरह से हम देखें
तो ये क्या हो जाएगा, तो हमको प्रूफ ये करना होता है ये जो कि रिलेशन में है 1,2 आपके रिलेशन आर में है। तो यहां से बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये रिलेशन अपना ट्रांजिटिव रिलेशन है, इस ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो ठीक है, अब कोई रिलेशन आर अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ में ट्रांजिटिव भी है, तो आर क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। If R is reflexive, symmetric and transitive, then relation R is called equivalence relation. बैलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर अब बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो हम बीएचयू प्रीवियस ईयर अब सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए अब उनका सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके। अब जितना भी कॉन्सेप्ट था लगभग आपको मैंने बता दिया है।